ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास टुडे। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह कि हम सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी की एक्सप्लेनेशन को होपफुली आज इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। हम 2-3 पिछली क्लास में भी हमने ये सोचा था, लेकिन क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है तवील हो गई थी और बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया गया था, तो चीज़ें वाइंड अप नहीं हो सकी थी। तो अब जो है इंशाल्लाह आज जो माइनर सा एरिया रह गया, इंशाल्लाह उसको वाइंड अप करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट हमारी आज मुकम्मल हो जाए। अच्छा, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक दफ़ा हम थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप करते हैं। हमने ये सीखा है कि दो किस्म के नहीं, एक मिनट, हमने सीखा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। हमने सीखा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनका शेप भी सेम हो और जिसका साइज भी सेम हो। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में 6 पेयर्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स होती हैं। देयर आर 6 पेयर्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स। तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। फिर हमने कहा कि अगर जो है हमें साबित करना है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो साबित करने के लिए क्या करते हैं? तो हमने कहा साबित करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट का इस्तेमाल होता है। कि कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट कितने होते हैं? तो हमें फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, SSS। कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट का मतलब है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करना टेस्ट के थ्रू। इन टेस्ट के थ्रू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साबित करने के लिए वी नीड 3 मेजरमेंट्स ओनली। अगर 3 मेजरमेंट्स के थ्रू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए तो ऑटोमेटिकली बाकी 3 मेजरमेंट्स भी बराबर हो जाएंगी। सवालात में हम देखेंगे कि पहले वो प्रूफ करवाता है, उसके बाद जब प्रूव हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद उसी की बेसिस पर कई पार्ट्स फॉलो कर रहे होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ भी करनी है, उसके बाद उसका इस्तेमाल भी फ्यूचर पार्ट्स में करना है। अच्छा, टेस्ट क्या है? SSS, SAS, AAS, RHS। फिर आ जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स पे। हमने कहा सिमिलर ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनका शेप तो सेम होता है, साइज डिफरेंट होता है। एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल। उसमें हमने ये सीखा कि तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, एंगल्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन साइड्स बराबर नहीं होती। साइड्स का रेशो सेम होता है। ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है। तो ये चीज हमने देखी थी। फिर हमने कहा कि सिमिलैरिटी साबित करने की भी टेस्ट होते हैं। तो मैंने कहा पहला टेस्ट है SSS। अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हों, साइड का लफ्ज इस्तेमाल होगा, बात होगी प्रोपोर्शनैलिटी की। एंगल का लफ्ज इस्तेमाल होगा, बात होगी इक्वालिटी की। SSS के मुताबिक अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है तो वो दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। अच्छा, SAS के मुताबिक अगर दो साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, दो साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और तीसरा टेस्ट था AAA। अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर हो जाए, तो मैंने कहा था अगर आप दो एंगल्स भी बराबर साबित कर दें तो तीसरे के लिए सिर्फ इतना भी कहना काफी है कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल इज 180। तीसरा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। तो अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर हो जाएं तो फिर हमें कोई भी लेंथ ना पता हो, बेशक हम ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर देते। हमने दो एग्जांपल्स देखे थे जो कॉमनली एग्जामिनेशंस में अपेयर होते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम आगे तक देखेंगे। इंशाल्लाह हमें बात समझ आ जाएगी। आज हमने ये पढ़ना है सबसे पहले रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं, दो पेंटागॉन्स सिमिलर हैं, या दो हेक्सागॉन्स सिमिलर हैं, या दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो उनके एरिया का रेशो कैसे निकलता है, या एरिया के रेशो में और लेंथ के रेशो में क्या कनेक्शन है। तो पहले मैं जनरल सी बात समझाता हूं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल के थ्रू उसको इंशाल्लाह वाजे करूंगा। एग्जाम्पल के थ्रू ताकि आपको बात बिल्कुल वाजे तौर पे समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैंने एक चीज लिखी है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स मैंने इसलिए लिखा कि ये बात ट्राइंगल्स के लिए भी वैलिड है, ये बात पेंटागॉन्स के लिए भी वैलिड है, हेक्सागॉन्स, डेकागॉन, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर। हाँ, और 3 डायमेंशनल में सरफेस एरिया होता है, हमें पता है 2 डायमेंशनल में एरिया होता है। 2 डायमेंशनल में हम बात करते हैं एरिया की और पेरीमीटर की,
ये मेंस्ट्रुएशन में बताया जाता है। मेंस्ट्रुएशन तो बहरहाल हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जनरल बातें तो हम बचपन से ही पढ़ रहे होते हैं, तो उसी का जिक्र यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। 2 डायमेंशनल में हम बात करते हैं एरिया की और पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज पेरीमीटर होता है, और एरिया का मतलब अंदर की जो जगह है। और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ये 3 डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो 2D में एरिया एंड पेरीमीटर, एंड 3D में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सही है, हम ये बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जब से हमने अच्छे लेवल के टॉपिक्स पढ़ना शुरू किए, ये बात हमने सुनी होगी। तो एरियाज के रेशो की बात हो, 2 डायमेंशनल फिगर है और एरियाज की बात हो रही है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। एरिया का रेशो निकालना चाहते हैं तो किसी भी लेंथ्स का रेशो निकाल लें, किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकाल लें। L1 अपॉन L2 जो है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो मैं लिख रहा हूं, रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छा, लेंथ किसी भी दो साइड्स जो कोई भी दो साइड्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग है उनका रेशो निकाल लिया जाए और उन रेशो का स्क्वायर किया जाए तो एरिया का रेशो आ जाएगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। एरिया का रेशो निकालने के लिए लेंथ के रेशो का स्क्वायर करेंगे। अच्छा सर, ऐसा क्यों करते हैं? सवाल पैदा होता है, ऐसा क्यों करते हैं? तो जहन में बिठाने के लिए, एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अभी हम सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करते हैं। लेंथ का यूनिट होगा सिंपल सेंटीमीटर और एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि एरिया का यूनिट जो है लेंथ के यूनिट का स्क्वायर है। तो बस इसी लॉजिक को जहन में रखते हुए एरियाज का रेशो, दो सिमिलर फिगर्स के एरियाज का रेशो उनके लेंथ के रेशोस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि लेंथ अगर सेंटीमीटर है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर लेंथ का रेशो एग्जामिनर हमें देगा तो लेंथ का मतलब क्या है? कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, या फिर अगर हमें दो फिगर्स के पेरीमीटर्स दे दिए जाएं तो पेरीमीटर भी लेंथ का ही काम करेगा। पेरीमीटर का रेशो जो है वो भी लेंथ का रेशो वाला काम ही करेगा। क्यों भाई? क्योंकि तमाम लेंथ्स को ऐड किया तो पेरीमीटर आया ना। और पेरीमीटर के अगर यूनिट की बात करूं तो पेरीमीटर का यूनिट क्या है? यही सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा। इसी तरह कभी कभार हाइट्स दी हुई होती है, दो ट्राइंगल्स है ना, कभी कभार दो ट्राइंगल्स की बेसिस का रेशो ले लेते हैं, कभी दो ट्राइंगल्स की कोई और साइड्स का रेशो ले लेते हैं, कभी कभार उनकी हाइट्स का रेशो। तो मैं ये लिख रहा हूं रेशो ऑफ पेरीमीटर। लेंथ के रेशो के लिए आप पेरीमीटर का रेशो भी ले सकते हैं। फिर मैं लिख रहा हूं रेशो ऑफ हाइट। अच्छा, सर्कल है, सर्कल, सर्कल भी 2 डायमेंशनल है ना। तो सर्कल में क्या होता है? रेडियस होता है, रेडियस। तो रेडियस का यूनिट क्या होता है? वही जो लेंथ का यूनिट होता है, मीटर या सेंटीमीटर। तो अगर कभी किसी फिगर में रेशो ऑफ रेडियसेस हो, रेशो ऑफ रेडियस हो, तो वो भी लेंथ का काम करेगा। रेशो ऑफ रेडाई लिख देता हूं, रेडियस का प्लूरल है रेडाई। तो रेशो ऑफ 2 रेडियसेस अगर हम देखें तो वो भी देखा जा सकता है। तो दो सिमिलर फिगर्स, चाहे पेंटागन हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्राइंगल्स हो, कोई भी फिगर जो सिमिलर है, अगर उनके एरिया का रेशो निकालना है तो उनके लेंथ का रेशो लिया जाएगा और उसको स्क्वायर कर दिया जाएगा। और लेंथ की जगह पे उन दो फिगर्स का पेरीमीटर भी लिया जा सकता है। दोनों के पेरीमीटर्स निकाल लें, उनका रेशो निकाल लें, या एग्जामिनर ने दोनों का पेरीमीटर दिया हुआ है तो उसका रेशो निकालना ही लेंथ का रेशो होगा। ये दोनों का रेडियस दिया हुआ है तो उनके रेडियस का रेशो निकाल लें, वो भी लेंथ का रेशो होगा। दोनों की हाइट्स दी हुई है तो दोनों की हाइट्स का रेशो निकाल लें। मतलब कोई भी ऐसी चीज दी हुई है जिसका यूनिट सिंपल सेंटीमीटर है या सिंपल मीटर है,
अगर उनका रेशो निकाल लिया जाए तो लेंथ का रेशो आ जाएगा, और उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो हमारे पास एरियाज का रेशो आ जाएगा। अच्छा सर जरा समझाएं, जरा एग्जाम में सवाल आता किस तरह है? देखिए एग्जाम में सवाल अलग अलग तरीके से आता है, सारे तरीके अभी नहीं बता सकता, सवालात आप देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम ये कर सकते हैं कि हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये सवाल अगर आए तो हम करेंगे कैसे। तो अब देखिएगा, मैं सवाल आपके सामने वाज़ेह तौर पे इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। अच्छा, हमने लास्ट टाइम सिमिलर ट्रायंगल साबित किए थे, तो हमने उसमें ये सीखा था कि अगर इस तरह का शेप हो, इस तरह का शेप हो और ये वाली लाइन पैरेलल हो, तो मैं यहां नाम दे देता हूं, ऊपर वाले ट्रायंगल को कह देता हूं ए बी सी, और इसको कह देता हूं डी और ई। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम प्रूफ किया था और हमें यह बात पता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। ये बात हम जानते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल ए डी ई से सिमिलर है। ए बी सी वाला ट्रायंगल और ए डी ई वाला ट्रायंगल दे आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है भाई? सिमिलर। क्यों सिमिलर है? क्योंकि एंगल ए कॉमन है, एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से, एंगल सी जो है वो एंगल ई की बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से, और एंगल ए तो कॉमन एंगल है। तो हमने लास्ट टाइम इस तरह के एग्जाम्पल साबित किए थे कि अगर कोई डायमेंशन नहीं दी हुई, कोई लेंथ नहीं दी हुई, तो तमाम एंगल्स इसके बराबर हैं, दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग होने की वजह से और एक कॉमन होने की वजह से। जब दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल बराबर हैं तो वो दो ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर। तो हम कहें ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। ये हमने लास्ट क्लास में साबित किया था। अच्छा, अब मुझे बताएं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है ए डी। अगर मैं आपसे कहूं ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, आप बोलेंगे ए डी। और ये भी हम बात जानते हैं कि ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। ये रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होता है, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर होता है। तो अब सर कौन सा वाला रेशियो लेंगे? जो आपने कहा कि एरिया का रेशियो जो है लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है, तो लेंथ में किस लेंथ का रेशियो लेंगे? तो बेटा ए बी और ए डी का रेशियो निकल सकता है तो वो ले लो, बी सी और डी का रेशियो निकल सकता है तो वो ले लो, ए सी और ए ई का रेशियो निकल सकता है तो वो ले लो। ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर दिया हुआ है, ट्राइंगल ए डी ई का पेरीमीटर दिया हुआ है, इन दोनों के पेरीमीटर्स के रेशियो ले लो। ट्राइंगल ए बी सी की वर्टिकल हाइट हमें पता है और ट्राइंगल ए डी ई की भी वर्टिकल हाइट पता है, तो इनके हाइट्स के रेशियो ले लो। ये तमाम रेशियोज लेने पर लेंथ का रेशियो आ जाएगा। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई हमारे पास दोनों की बेसिस दी हुई है, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास BC और DE जो है दोनों गिवन है, मतलब वन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो हमारे पास मौजूद है। मतलब वी हैव BC एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड DE, तो वी कैन फाइंड वन रेशियो। तो मुझे एग्जामिनर बोलता है, देखिए पार्ट्स किस किस तरह आते हैं मैं आपके सामने रखता हूं। एग्जामिनर कहेगा कि रेशियो निकालें, रेशियो निकालें, किस किस का निकालें? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एग्जामिनर कहेगा कि यार ये ABC और ADE के एरियाज का रेशियो निकालें, तो आप बोलेंगे कोई मसला नहीं है, ABC और ADE तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो निकालने के लिए मुझे उनकी लेंथ्स का रेशियो निकालना होता है और फिर उनकी लेंथ्स के रेशियो को स्क्वायर कर देता हूं। तो मैंने कहा यार उसके लिए लेंथ का रेशियो भी तो होना चाहिए ना। तो देखिए फिर मैंने इस्तेमाल किया, देखिएगा एरिया ऑफ ABC को मैं एरिया 1 कह रहा हूं और एरिया ऑफ ट्राइंगल AD को एरिया 2 कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं एरिया 1 अपॉन एरिया 2 अगर मैं निकालना चाहता हूं, अच्छा हमें बात पता है रेशियो का मतलब डिवीजन होता है। कोई मुझे कहता है 3:5,
तो 3:5 का मतलब क्या होगा? 3:5 का लिखने का मतलब होगा 3/5। तो रेशियो का मतलब डिवीजन होता है। तो A1:A2 बोला है तो मैंने कहा A1/A2 निकालना है। A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। अच्छा, अब अगर देखें तो इसमें एरिया 1 स्मॉलर एरिया है क्योंकि ट्राइंगल एबीसी स्मॉलर है और ट्राइंगल एडीई लार्जर है। तो अगर मुझे स्मॉल अपॉन बिग का एरिया चाहिए, मतलब रेशो में भी तरीका होता है। एरिया ऑफ एडीई रेशो एबीसी मांगा है या एबीसी रेशो एडीई मांगा है? एबीसी पहले है फिर एडीई है, या पहले एडीई है और फिर एबीसी है? ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर अगर पहले छोटा वाला ट्राइंगल का जिक्र है और फिर बड़े वाले का, तो जब लेंथ भी लेंगे तो पहले छोटी वाली के लेंगे और फिर बड़ी वाली के लेंगे। और अगर पहले ऊपर बड़ा एरिया है और नीचे छोटा एरिया है तो ऊपर बड़ी लेंथ लेंगे, नीचे छोटी लेंथ लेंगे। तो अब मैं कह रहा हूं एरिया 1 स्मॉलर एरिया है, एरिया 2 बिगर एरिया है, और इन एरियाज का रेशो चाहिए। सही है, ये मैं पहला पार्ट बना दिया इसका। एग्जाम्पल मेरा है, इसका पार्ट ए बना दिया मैंने। तो लेंथ का रेशो क्या आ रहा है हमारा? तो लेंथ का रेशो हमें पता है, यहाँ पर बी सी और डी ई दोनों पता है। तो लेंथ का रेशो आ जाएगा 5/10। अच्छा सर, हम 10/5 भी कर सकते थे, हमने 5/10 क्यों किया? तो इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। 5/10 इसलिए किया क्योंकि ऊपर एबीसी का एरिया था, नीचे एडी का एरिया था, और एबीसी छोटा है, एडी बड़ा है, तो ऊपर छोटी लेंथ नीचे बड़ी लेंथ। अगर वो कहता है एरिया ऑफ एडी रेशो एबीसी, ऊपर बड़ा एरिया होता नीचे छोटा होता, तो फिर ऊपर बड़ी लेंथ आती नीचे छोटी आती, 10/5 स्क्वायर करते। सही है, ये बात भी आपको मैंने क्लियर कर दी। तो यहां पर एरिया 1/एरिया 2 आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/2 का स्क्वायर। तो मैं आप कहूंगा एरिया 1 रेशो एरिया 2 चाहिए, तो ये रेशो आ जाएगा 1:4, क्योंकि अगर इसको 1/2 के स्क्वायर को खोलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब होता है 1:4। तो ट्राइंगल्स अगर उनकी लेंथ का रेशो 1:2 है तो उनके एरियाज का रेशो होगा 1:4, लेंथ के रेशो का स्क्वायर। सही है जी, ये बात हमने वाजे कर ली। बताएं यहां तक क्लियर है सबको? कोई मसला तो नहीं है ना? चले पहले मैं मुकम्मल करता हूं, फिर इंशाल्लाह फीडबैक भी लेता हूं। आप लोग वैसे फीडबैक शेयर करते रहा करें। चले, एरिया ऑफ एबीसी और एडीई का बात हो गई। अब मैं आपसे कहता हूं पार्ट बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशो बताएं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बीसीईडी के साथ। एग्जामिनर कह रहा है रेशो निकालें ऑफ एबीसी एंड बीसीईडी। तो यार मैंने सोचा और मैंने कहा कि ट्राइंगल का और ट्रेपीजियम का एरिया का रेशो कैसे निकाला जाए। ट्राइंगल का और ट्रेपीजियम का एरिया का रेशो कैसे निकाला जाए? ट्राइंगल भी भला क्या ट्रेपीजियम से सिमिलर होता है? हमने बोला नहीं यार, सिमिलर फिगर्स में तो सारे एंगल्स बराबर होते हैं, और ट्राइंगल में तो साइड्स 3 होती हैं, ट्रेपीजियम में 4 होती हैं। भला ट्राइंगल एक क्वाड्रिलेटरल से सिमिलर हो ही कैसे सकता है? अगर आपने ये सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। ट्राइंगल और ट्रेपीजियम कभी सिमिलर नहीं हो सकते, तो भला फिर इसने हमसे एरिया मांगा तो कैसे निकालें? तो यहां पर जब भी हमें ट्राइपीजियम का और ट्राइंगल का एरिया का रेशो पूछा जाएगा तो याद रखें हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि ट्राइंगल और ट्रेपीजियम का डायरेक्ट कोई कनेक्शन है ही नहीं। ट्राइंगल और ट्रेपीजियम कोई सिमिलर थोड़ी है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो देखें इस सवाल में डायग्राम को देखें, क्या इस सवाल में कोई ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल, ये तो हम कंटिन्यूटी में एक सवाल कर रहे हैं। बहरहाल अगर डायरेक्ट पार्ट बी पूछा जाता तो मैं बता रहा हूं, अभी तो कंटिन्यूटी में सवाल चल रहा है ना, पार्ट ए पार्ट बी। अगर डायरेक्ट ये पार्ट बी ही पार्ट ए होता
तो आपने घबराना नहीं, आपने सोचना है कि यार ट्रेपीजियम और ट्रायंगल का डायरेक्ट कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन इस डायग्राम में आखिर ट्रायंगल्स तो है ना सिमिलर वाले। मैंने कहा एबीसी और एडी सिमिलर है। तो अगर आप पार्ट बी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट पार्ट बी नहीं होगा, पहले आपने पार्ट ए को ही डील करना है। मतलब अगर पार्ट बी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप जरूर व जरूर पार्ट ए जो है वो सॉल्व करेंगे, मतलब पार्ट ए वाला काम करना जरूरी है, डायरेक्ट पार्ट बी वाला काम नहीं हो सकता, पार्ट ए वाला काम जरूरी है। अच्छा क्यों जरूरी है आप देखिएगा, डायग्राम का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत गौर से देखिएगा। ट्राइंगल एबीसी और एडीई का रेशो है 1:4। तो क्या ये कहा जा सकता है कि एबीसी का एरिया 1 है और एडीई पूरे का एरिया 4 है? एबीसी का एरिया है 1 और एडीई पूरे का एरिया है 4, हालांकि एक्चुअल एरियाज नहीं है, लेकिन रेशो को ही मैं एरिया मान रहा हूं। एरिया 1 रेशो एरिया 2 1:4 है। एबीसी का एरिया अगर 1 है तो एडीई का एरिया 4 है। तो एबीसी का एरिया 1 है और एडीई का एरिया 4 है, तो मैं मुझे बता सकता है कोई कि बीसीईडी का एरिया कितना होगा? वेरी गुड, एरिया 2 माइनस एरिया 1, तो ये हो जाएगा 3। तो इसका मतलब एबीसी का एरिया है 1 और बीसीईडी का एरिया है 3। तो अब अगर एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है कि भाई एबीसी का और ट्रेपीजियम बीसीईडी का एरिया बताओ, तो क्या मेरे लिए मुश्किल है? मैं कहूंगा भाई एरिया ऑफ एबीसी अगर 1 है तो ट्रेपीजियम जो है वो 3 है, तो रेशियो हो जाएगा 1:3। अच्छा अब मुझे ये भी पूछा जा सकता था एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई रेशो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बीसीईडी, ये भी पूछा जा सकता था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, अब मुझे बताएं उसके लिए भी मुझे पार्ट सी भी अगर पूछा जाता तो पहले कौन सा पार्ट करना पड़ता? पार्ट ए करना पड़ता, क्योंकि ट्रेपीजियम का और ट्राइंगल एडीई का डायरेक्ट तो कनेक्शन नहीं है। तो पहले तो पार्ट ए के जरिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, और पहले सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो निकल जाएगा तो उसके बाद जो है वो बाकी रेशियोज निकल सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं पार्ट सी का आंसर बताएं, तो सबने बताना है कि एडीई और बीसीईडी का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो रेशियो क्या होगा? एडीई और बीसीईडी का अगर रेशियो पूछा जाए तो रेशियो क्या होगा? वेरी गुड बेटा, 4:3। क्यों भाई? क्योंकि अगर एडीई देखें तो एडीई पूरा 4 है, एबीसी 1 है, बीसीईडी 3 है, तो एडीई पूरा 4 है, ये हम पहले भी निकाल चुके थे 4, और बीसीईडी 3 है, लिहाजा आंसर हो जाएगा 4:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी ऐसे फिगर्स का रेशो पूछा जाए जो सिमिलर ना हो, तो फिर पहले ऐसे फिगर्स तलाश किए जाएं जो सिमिलर हो और उसमें माइनस वगैरह करके फिर रेशो निकाला जाए। ये इस तरह के सवालात में ही होता है जब एग्जामिनेशन में इस तरह के सवालात आते हैं जिसमें एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अंदर है। सब में ये बात वैलिड नहीं है, अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अंदर है तो उसमें ये बात वैलिड है, और मैंने कहा था ये बहुत कॉमनली टेस्टेड चीज है जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टेस्ट होती है, लिहाजा इस चीज को हमें बहुत ध्यान से डील करना है। बताइए यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सबको समझ आ गई बात? किसी का कोई सवाल अगर यहाँ पर है तो पूछ सकता है रेज हैंड करके, उसका जवाब इंशाल्लाह जरूर दिया जाएगा। बाकी अगर नहीं है सवाल तो कॉपी कर ले, तो फिर आगे वॉल्यूम की और मास की तरफ बढ़ते हैं। तो एक सवाल है, मुतहर का सवाल लेते हैं। जी मुतहर। सर आप पार्ट भी वापस समझा सकते देखो तुम कनेक्टेड रहना, म्यूट नहीं करना, मैं तुम्हें समझाता हैं? जी हूं। देखो ए बी सी और ए डी ई सिमिलर है, ये बात तुम्हें समझ आ गई, जिसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि ए बी सी और ए डी का रेशो है 1/2 का स्क्वायर, और रेशो आ गया 1:4। पार्ट ए क्लियर है? सर। अच्छा मुतर, अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 1 है और ट्राइंगल ए डी ई का एरिया 4 है, पूरा ट्राइंगल ए डी ई जो है बड़ा वाला
इसका एरिया 4 है, क्योंकि 1:4 जब रेशो आया था तो ये वाला किसका था, ये ट्राइंगल एबीसी का था, और ये वाला किसका था, एडी। ट्राइंगल एडीई का था। तो इसका मतलब एडीई पूरा 4 है और एबीसी 1 है, एबीसी 1 है और एडीई 4 है। तो अगर मुझे बीसीईडी निकालना है तो 4 में से 1 को क्या करूंगा, माइनस। माइनस करूंगा। तो जब ये 1 है, ये पूरा 4 है, तो ये 3 हो गया। और मुझे बोला एबीसी और ट्रेपीजियम का रेशो बताओ, तो एबीसी 1 है, ट्रेपीजियम 3 है, आंसर आ गया 1:3। इसी तरह पार्ट सी में हमसे पूछा गया एडीई और ट्रेपीजियम का बताओ, तो एडीई पूरा कितना था 4 और ट्रेपीजियम है 3, तो आंसर हो गया 4:3। बताओ क्लियर हुआ या कोई और सवाल यहाँ पर पूछना चाहते हो? सर ये नहीं क्लियर हुआ? माइनस हम लोग ने पार्ट बी में हम्म। किस किन किन चीजों को माइनस करा? एरिया। एरिया एडीई पूरा कितना था 4, जी। पूरा और ट्रायंगल 4 है। एबीसी ट्रायंगल 4 है, और एबीसी कितना है 1। 1। जब पूरे 4 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो ये 3 बच जाएगा। हाँ जी। 1 और 3 मिला के 4 होता है ना। हाँ तो पूरा एडी 4 था, एबीसी 1 था, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 बचा। जी। सही है, जी। समझ आ गया? जी। चलो सर। अच्छा जी, बाकी सबको क्लियर है? अच्छा, कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। कॉपी हो जाए तो डन लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं यार। कर ले कॉपी, मुझे सब बता देंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तकरीबन बच्चों ने कॉपी कर लिया। चले बेटा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड मास ऑफ सिमिलर सॉलिड्स
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम का और मास का जो जिक्र होता है वो 2 डायमेंशनल में तो नहीं हो सकता ना। मास तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट का होता है जो 3 डायमेंशनल है, और इसी तरह वॉल्यूम भी 3 डायमेंशनल में ही बात की जाती है। तो यहाँ पर एग्जामिनर किस तरह का सवाल दे सकता है? जैसे मैं आपसे आपके सामने मिसाल शेयर करूं, तो एक सिलेंडर है जो छोटा है, ऑल द मेंसुरेशन में हमने सबने पढ़ा हुआ है, हमने अभी नहीं पढ़ा लेकिन आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो एरिया पढ़ा हुआ ही है। और एक सिलेंडर जो है वो बहुत बड़ा है, और ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर सिलेंडर है। द टू सिलेंडर्स आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर। अच्छा, मतलब क्या है? लेट सपोज इसका जो रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर है, तो इस वाले का जो रेडियस होगा ये 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब रेडियस का रेशो है 1:3। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो फिर इसकी हाइट कितनी होगी? तो बोलेंगे सर 15 सेंटीमीटर होगी। अगर रेडियस का रेशो 1:3 है तो हाइट का रेशो भी 1:3 होगा। दिस इज सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर 1, एंड दिस इज सिलेंडर 2, एंड दे आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर। तो ये एग्जामिनर बताएगा। अब एग्जामिनर बोलता है कि यार इन सिलेंडर्स के अंदर जो कैपेसिटी है या इन सिलेंडर्स का जो वॉल्यूम है उसका रेशो बताओ। तो और उनके सरफेस एरिया का भी रेशो बताओ। सिलेंडर का हमने वॉल्यूम भी पढ़ा है और सिलेंडर का हमने सरफेस एरिया भी पढ़ा है। तो पहले तो एग्जामिनर ने हमें कहा कि भाई इनके जो सरफेस एरियाज है ना, 2 डायमेंशनल में एरिया होता है, 3 डायमेंशनल में सरफेस एरिया होता है, इनके सरफेस एरिया का रेशो बताओ। या ये भी कह सकता है कि इन दोनों के जो टॉप है, सिलेंडर के टॉप पे भी सर्कल होता है, बॉटम पे भी सर्कल होता है, और इन दोनों के जो टॉप पे सर्कल्स हैं उनके एरियाज का रेशो बताओ। यस, इनके जो कर्व सरफेस एरियाज हैं उनका रेशो बताओ। ये इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशो बताओ। अगर इन दोनों सिलेंडर्स के एरिया का रेशो पूछा गया, अगर इन दोनों सिलेंडर्स के सरफेस एरिया का रेशो पूछा गया, तो याद रखें आपने वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी हम ऊपर सीख कर आए, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। और अगर हम एरिया का रेशो निकालना चाहते हैं तो लेंथ का रेशो निकाल के उसका स्क्वायर करेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि लेंथ की जगह पे क्या लें। तो लेंथ का रेशो यहां पर हो सकता है रेडियस का रेशो या हाइट का रेशो। सिलेंडर में जो 2 डायमेंशन होती हैं वो लेंथ होती है, वो हाइट होती है या रेडियस होती है। लेकिन कोन की अगर हम बात करें उसमें स्लांट हाइट भी होती है, हाइट भी होती है, रेडियस भी होता है। बारे में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में भी जाना नहीं चाहता क्योंकि हमने मेंसुरेशन डिटेल में यहाँ कवर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट बनाना है वो ये कि हमें किसी भी तरह सबसे पहले लेंथ का रेशो निकालना है। तो लेंथ का रेशो उनके 2 सिलेंडर्स के रेडियस का रेशो हो सकता है या उनकी हाइट का रेशो हो सकता है। यहां से रेडियस लिया जाए, यहां से हाइट ली जाए, ऐसा ना करें। इसका रेडियस लिया तो इसका भी रेडियस लें, इसकी हाइट ली है तो इसकी भी हाइट लें। कॉरेस्पॉन्डिंग का होना जरूरी है। तो मैंने कहा चलिए एक काम करते हैं, मैंने दोनों के रेडियस का रेशो ले लिया 2/6, उसका एरिया का स्क्वायर कर दिया। मैं सरफेस एरिया बना देता हूँ, सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2। तो 2/6 होता है 1/3। 1/3 का स्क्वायर किया गया तो सरफेस एरिया का रेशो आ गया 1/9। एरिया 1/एरिया 2 इज इक्वल टू 1/9। यहां से अगर मैं कहूं तो एरिया 1 रेशो एरिया 2 जो है दैट इज 1:9। एरियाज को जो रेशो है दैट इज 1:9। एरियाज का रेशो आ गया 1:9। अच्छा, अब मुझे कहा जाता है कि यार इन दोनों में, या तो एग्जामिनर इस तरह कहेगा कि इन दोनों में जितनी वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम है उसका रेशो बताओ। तो अगर मुझे वॉल्यूम का रेशो बताया गया तो मैं कहूंगा यार वॉल्यूम का रेशो निकालने के लिए लेंथ का रेशो का क्यूब करना होता है। अब तक आपको क्लिक कर गया होगा कि एरिया में स्क्वायर और वॉल्यूम में क्यूब। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है तो एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो लेंथ के यूनिट का क्यूब होता है। लिहाजा अगर 2 सॉलिड्स के वॉल्यूम का रेशो निकालना है
तो उनकी लेंथ का रेशो निकाल के उसका क्यूब करेंगे, और लेंथ की जगह पे क्या कुछ आ सकता है ये मैंने जिक्र कर लिया, रेडियसेस हो गए, हाइट्स हो गई, कोन्स है तो स्लांट हाइट्स हो गई, या और बाकी कोई भी डायमेंशन है जो दी हुई है कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस, उनको लिया जा सकता है और उनका रेशो निकाल के क्यूब किया जा सकता है, तो हमारे पास वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ दोनों सिलेंडर्स आपके पास मौजूद हैं, इन दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम का रेशो निकालें। तो आपने कहा सर कोई मसला नहीं है, या तो मैं इन दोनों के रेडियसेस का रेशो ले लेता हूं या हाइट का। मैंने वहां रेडियसेस का रेशो लिया था, यहाँ हाइट का ले लेता हूं। तो 5/15 का होल क्यूब, तो 5/15 सिंप्लीफाई होके बनता है 1/5, 1/3। 1/3 का होल क्यूब हमने जब किया तो आंसर आ गया 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब होता है 27। तो यहां से आ गया वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 इज 1/27। मतलब इन दोनों सिलेंडर्स का अगर वॉल्यूम का रेशो निकाला जाए, एक्चुअल वॉल्यूम्स इनके निकाले जाएं, तो वॉल्यूम का रेशो होगा 1/1/27। अच्छा, एग्जामिनर बाज़ औक़ात ना इनमें से एक का वॉल्यूम दे देता है। अब मैं आपसे इसी सवाल में कहता हूं कि वॉल्यूम का रेशो हमने निकाल लिया, एग्जामिनर ने पूछा गिवन दैट, मैं लिख रहा हूं, टाइप कर रहा हूं, गिवन दैट द वॉल्यूम, अच्छा मैंने स्क्रीन छोटी की हुई है उसी पे चल रहा है, कोई बात नहीं, चलो। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर is 200 centimeter cube, 200 centimeter cube, सही है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज 200 centimeter cube, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर सिलेंडर। बोले जब स्मॉलर सिलेंडर का वॉल्यूम 200 है तो लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो। लार्जर का देखिए स्मॉलर का भी मांगा जा सकता था। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम का रेशो आ गया तो हमें एक वॉल्यूम दिया जाएगा तो हम दूसरा बआसानी निकाल सकते हैं। कैसे भाई? हमें ये बात पता है कि वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर का रेशो 1/27 है। तो यहां से पता चला कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर अगर 1 है तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर 27 टाइम्स है। तो मैं यहां कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर की जगह में रख रहा हूं 200, वॉल्यूम ऑफ लार्जर की जगह में वॉल्यूम ऑफ लार्जर रहने देता हूं, और रेशो है 1/27। जब VS अपॉन VL में से कोई एक दिया हुआ हो तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लार्जर जो है वाजे हो रहा है कि 27 गुना है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर के, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर वुड बी 27 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 27 टाइम्स 200, तो ये हो जाएगा 2700 और 5400, 5400। वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर हो जाएगा 5400 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर वाज़े तौर पे आ गया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, अच्छा वॉल्यूम का ये बात भी हमने डिस्कस कर ली, वॉल्यूम का रेशो निकालने के लिए लेंथ के रेशो का क्यूब। फिर कोई अगर एक वॉल्यूम दिया हुआ हो तो दूसरा वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ सरफेस एरिया में भी यही बात है। लेट्स सपोज उसने मुझे कहा कि सरफेस एरिया ऑफ लार्जर सिलेंडर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर सिलेंडर बताएं। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, एरिया ऑफ स्मॉल अपॉन एरिया ऑफ लार्ज जो है वो है 1/9। और अभी इस वक्त एरिया ऑफ स्मॉलर जो मुझे बताया हुआ है, और एरिया ऑफ स्मॉलर मुझे निकालना है, और एरिया ऑफ लार्जर मुझे दिया हुआ है 150। तो 150 इज इक्वल टू 1/9। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया ऑफ स्मॉलर आ जाएगा 150/9। 3 के टेबल में डिवाइड कर रहा हूँ, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50 हो गया। तो एरिया ऑफ स्मॉलर हो गया 50/3,
जिसको अगर मैं मिक्स नंबर्स में करना चाहूं तो 3, 13, 14, 15, 16 होल 2/3। वैसे तो 50/3 भी आंसर दूंगा तो कभी मार्क्स कटते हुए नहीं देखे, मार्क्स नहीं कटते। 50/3 भी अगर आप देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 16 होल 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें ये भी पता चल गया कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया के अगर रेशियोज पता होंगे तो हम उनके एक्चुअल एरियाज भी निकाल सकते हैं। अगर वन ऑफ द एरियाज इज गिवन वी कैन फाइंड द अदर एरिया। अगर सिर्फ एरियाज का रेशियो पूछा है, लेंथ के रेशियो का स्क्वायर फॉर एरिया, और वॉल्यूम के लिए लेंथ के रेशियो का क्यूब, लेकिन अगर एक्चुअल वॉल्यूम किसी एक का दिया हुआ है तो दूसरे का निकाला जा सकता है बासानी। यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमने सीखा कि वॉल्यूम का रेशियो क्यूब होता है। अब बात करते हैं मास की। लेट्स टॉक अबाउट मास। यही सिलेंडर्स हैं, दो सिलेंडर्स हैं। एग्जामिनर कह रहा है द टू सिलेंडर्स आर फिल्ड, the two cylinders are filled with sand। अच्छा, अगर दोनों सिलेंडर्स को पानी से भरा जाए तो वाटर इज अ लिक्विड, और लिक्विड्स का वॉल्यूम होता है और सॉलिड्स का मास होता है। ये बात तो हमें पता है। सॉलिड फिगर्स का मास होता है और लिक्विड्स का जो है वो वॉल्यूम होता है। तो अब अगर इन दोनों सिलेंडर्स की जगह कुछ भरा हुआ नहीं है तो उनकी जो कैपेसिटी है उसको वॉल्यूम कहेंगे। उसमें अगर पानी भी डाल दिया जाए तो वॉल्यूम की बात ही करेगा एग्जामिनर। लेकिन पानी के बजाय अगर अंदर मट्टी भर दी जाए तो फिर उन दोनों सिलेंडर्स के मास की बात होगी। तो कह रहे हैं मास ऑफ सैंड इन स्मॉलर सिलेंडर इज 54 kg। Find the mass of sand in larger cylinder। हमें कहा जा रहा है कि भाई स्मॉलर सिलेंडर में जो हमने सैंड फिल की है उसका मास 54 kg है। तो मास ऑफ सैंड इन लार्जर सिलेंडर निकालो। तो क्योंकि मास भी 3 डायमेंशनल में ही होता है, भाई 3D फिगर होगा तो ही उसकी कैपेसिटी होगी, तो ही उसमें जगह होगी कि उसमें सैंड डाली जा सके। तो जिस तरह वॉल्यूम के रेशियो निकालने के लिए लेंथ के रेशियो का क्यूब होता है, उसी तरह यहां भी एक बात वाज़ेह हो जाए कि मास का रेशियो निकालने के लिए भी लेंथ के रेशियो का क्यूब ही किया जाता है। इसको मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाया कैसे वॉल्यूम के लिए, तो मैंने क्यूब वाला यूनिट के थ्रू समझाया था ना। अब यहाँ यूनिट के थ्रू तो नहीं समझा सकता क्योंकि लेंथ का यूनिट अलग होता है, मास का यूनिट अलग होता है। और वैसे भी जब ये रेशियो निकलते हैं ना तो यूनिट्स कट जाते हैं। ऑल्दो मैंने आपको सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब से समझाया है, लेकिन असल हकीकत यह है कि जब L1/L2 लूंगा तो मैं कह रहा हूं 5 सेंटीमीटर अपॉन 15 सेंटीमीटर, और उसका मैंने स्क्वायर लिया या क्यूब लिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट गए, यूनिट तो बाकी रहते ही नहीं है। तो जब भी रेशो की बात होती है ना तो रेशो में यूनिट गायब हो जाते हैं। याद रखें, कभी भी रेशो का जिक्र होगा ना तो यूनिट्स जो है गायब हो जाते हैं, यूनिट्स गेट कैंसल्ड आउट, यूनिट्स कट जाते हैं। तो अब रेशो अगर लेंथ का दिया हुआ है और मुझे वॉल्यूम का रेशो निकालना है तो क्यूब करना है। बिल्कुल इसी तरह मास का रेशो निकालना है तो भी लेंथ के रेशो का क्यूब ही करूंगा। उसको कॉन्सेप्चुअली कैसे समझाया, जब पानी भरेंगे उसका वॉल्यूम होगा, जब सैंड भरेंगे, कोई सॉलिड भरेंगे तो उसका मास होगा। और यूनिट्स हमेशा गायब हो जाते हैं। सही है। अच्छा, अब हम देखें, मुझसे मास की बात की जा रही है तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, m1/m2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब। और यहाँ सिलेंडर्स की जो लेंथ है कॉरेस्पॉन्डिंग उसको रेडियस की जगह रेडियस ले लें, अगर 2/6 का होल क्यूब। अच्छा, इसमें से एक मास दिया हुआ है और दूसरा मास निकालना है। m1/m2 इज इक्वल टू 1/m
3 का होल क्यूब 1/27 हो गया। अच्छा सवाल पैदा होता है मास किसका दिया हुआ है, स्मॉलर सिलेंडर का मास दिया हुआ है। तो मुझे बताएं ऊपर वाला स्मॉलर है नीचे वाला। अगर कभी डायरेक्ट रेशियो से देखना हो, सामने सामने फिगर्स ना हो, तो देखिए ऊपर क्योंकि छोटी वैल्यू है तो ऊपर छोटा मास होगा, नीचे बड़ी वैल्यू है तो नीचे बड़ा मास होगा। ये सिंपल सिंपल लॉजिक है। तो अब यहाँ 1/27 है, तो मास 1 जो है हमारे पास स्मॉलर है, दिया हुआ है 54, तो 54 अपॉन मास ऑफ लार्जर वाला इज इक्वल टू 1/27, और मास ऑफ लार्जर निकालने के लिए 27 को 54 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 1458 केजी। मतलब अगर स्मॉलर सिलेंडर में 54 केजी की सैंड है तो लार्जर सिलेंडर में 1458 केजी की सैंड होगी। पता है यहां तक बात क्लियर है? 1/9, ओ सॉरी यार, माय बैड, मैंने गलती कर दी, 1/27 कर दिया, इट्स 1/9। नहीं है 1/9 कैसे, सही तो किया है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर थोड़ी है, क्यूब है ना ये तो। वन अपॉन थ्री का क्यूब करेंगे तो 1/27 ही तो आएगा ना। 1 का क्यूब 1 है, 3 का क्यूब 27 है। आप लोग लावजा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब सही तो है। अच्छा मुद्रा नहीं, सॉरी माम ने बोला था, सही सही, कोई मसला नहीं, सही है। तो देखें, देखा करें थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है, हो जाता है। 1/3 का होल क्यूब किया, 1/27 आ गया, सही है। चलें, यहाँ हमारा वॉल्यूम हो गया 1458 केजी। अच्छा अब ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको जरा कॉपी कर लें, तो फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। जितने किस्म के सवाल पास पेपर में आते हैं, मुख्तलिफ डायमेंशन, मुख्तलिफ बातें जो है मैंने आपके सामने रखी, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान दे सकूं, ताकि जब पास पेपर पे आए तो आपको काफ़ी आइडिया हो। अच्छा बेटा चलें, तकरीबन कॉपी कर लिया। अच्छा अब देखें, ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा अब जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर और बेशतर जो है वो टेस्ट होता है, खास कर ये वेक्टर्स के साथ बड़ा टेस्ट होता है। लेकिन क्योंकि सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में एरियाज के रेशो की बातें हो रही हैं, तो यहाँ भी इसका जिक्र करना जरूरी है। चाहे अच्छा इसके सवालात हमें शायद यूनिट 7 बी में इतने ज्यादा ना मिले, कुछ इक्का दुक्का मिल जाए तो सही है, वैसे है नहीं इतने सवाल। लेकिन क्योंकि यहाँ एरिया के रेशो की बात हो रही है, लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को अभी डिस्कस करना जरूरी है। फिर ये जब वेक्टर्स पढ़ाया जाएगा उस पर जब ये चीज देखी जाएगी तो वो चीज वहां भी हम देखेंगे, उसमें वो मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इसको इस वक्त इस लेवल पे समझाना जरूरी है। अच्छा अब इसको कैसे डिस्कस किया जाए, अब जरा देखिएगा। पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, सही है। चले, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विच शेयर कॉमन हाइट। ऐसे ट्राइंगल्स का रेशियो निकालना है जो सिमिलर नहीं है। ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बट दे शेयर कॉमन हाइट। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन का बाइस बनता है। जब भी एरिया का रेशियो पूछा जाता है, बच्चे कहते हैं अच्छा एरिया का रेशियो निकालने के लिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक्चुअल एरिया भी निकल सकता है। बहुत मुश्किल है, ऐसा होता नहीं है वैसे। अगर दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है तो दोनों के एक्चुअल एरियाज अगर निकल सकते हैं, दोनों के एक्चुअल एरियाज निकालूंगा, और दोनों के एक्चुअल एरियाज निकालने के बाद उनका रेशियो निकाल लूंगा। एक का एरिया 20, एक का एरिया 80 है, रेशियो आ जाएगा 1:4।
अच्छा, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनका रेशो निकालना है तो लेंथ का रेशो लेना है, उसका स्क्वायर करना है। लेकिन अगर एरियाज का रेशो निकालना है और दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो सिमिलर नहीं है, ऐसे ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो निकालना है जो सिमिलर नहीं है बट दे शेयर कॉमन हाइट। ये क्या कॉन्सेप्ट है कॉमन हाइट का? कॉमन हाइट से क्या मुराद है सर आपकी? तो देखिए मैं यहां आपको वाज़ेह तौर पे समझाता हूं। ये ट्राइंगल ऑलरेडी बना हुआ था, मैं दोबारा बना देता हूं ताकि मैं आपके सामने जो है इस चीज को सामने समझा सकूं। ABCD ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ACB इस तरह का है, ट्राइंगल ACB ये है और ट्राइंगल ACD जो है वो इस तरह का है। अब हाइट क्या होती है? हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर टू बेस होती है। ये बात तो हमें बचपन से बताई जाती है कि हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं यार ACD की हाइट बताओ, तो आप बोलेंगे सर डॉटेड लाइन बना लेना, बेस से परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये हमारी हाइट होगी। बेस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉप की, बेस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉप की, टॉप पॉइंट से एक लाइन ड्रॉप की विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस, जिसे हम हाइट कहते हैं। तो ACD की हाइट तो ये वाली हो जाएगी h। अच्छा, अब मुझे एरिया किस किस का रेशियो निकालने का बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। मुझसे ये पूछा है, मुझे एग्जामिनर ने बोला है कि ABC और ACD का एरिया का रेशियो बताओ। अब मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, मैंने कहा यार ABC और ACD इन दोनों ट्राइंगल्स में तो कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। सबसे पहले तो यही सोच आती है कि एरिया का रेशो निकालना है तो लेंथ के रेशो का स्क्वायर। लेकिन जब ये सोच आपके दिमाग में आए तो पहले आपने ये सोचना है कि क्या वाकई में दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, वाकई में दो ट्राइंगल्स सिमिलर है भी या नहीं है, या मैं ऐसे ही सोच रहा हूं A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो फिर A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर चांसेस हैं कि या तो उनके एरियाज दिए हुए हों और उनके एरियाज से हम रेशो निकालें एक्चुअल एरियाज निकालने के बाद, या फिर ये देखना जरूरी है कि क्या उन ट्राइंगल्स में कॉमन हाइट तो नहीं है। अगर उन ट्राइंगल्स की फिर हाइट कॉमन है तो फिर हम वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ये वाला अप्लाई करेंगे जो अभी मैं समझाने जा रहा हूं। अब तक मैंने मुकम्मल नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ ये वाजे करना चाह रहा हूं कि अगर मुझे ABC और ACD का एरिया पूछा जा रहा है तो इन दोनों का एरिया निकालने के लिए सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABC and triangle ACD are not similar, they are not similar। जब ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर होने के लिए तीनों एंगल सेम होने चाहिए, यहां तो कोई एविडेंस है ही नहीं जिससे तीनों एंगल्स को सेम साबित किया जा सके। क्योंकि तीनों एंगल सेम नहीं है लिहाजा ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, और क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है लिहाजा वो लेंथ वाला रेशो का स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग सकता। तो यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट जो है वो कॉमन है। कैसे? तो ACD की हाइट है h। अच्छा, अब जब ABC ट्राइंगल है ना, ABC की हाइट क्या होगी? तो यहां सिखाया जाता है कि अगर ट्राइंगल ABC इस तरह बना हुआ है तो आप बेस को एक्सटेंड करें, ऊपर टॉप पॉइंट से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करें और एक्सटेंडेड बेस और वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर एंगल बना रही है, लिहाजा हाइट और बेसिस जो है वो परपेंडिकुलर है, लिहाजा ABC की हाइट होगी h। तो बस यहां पर अगर आप देखें तो ABC की हाइट भी है वो भी h है और जो ACD है उसकी हाइट भी h है। दोनों ट्राइंगल्स की हाइट है h। क्यों? क्योंकि ABC का टॉप पॉइंट भी A है, ACD का टॉप पॉइंट भी A है और BC और CD सेम लेवल पर है। ऐसा कब होता है ये भी मेरे जहन में बताना है आपको कि ऐसा कब होता है जब दोनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम हो।
ऐसा तब होता है जब दोनों का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कॉमन हो और दोनों के जो बेसिस हैं वो सेम लेवल पे हों। मतलब BC बेस है और CD जो है बेस है, दोनों के बेसिस सेम लेवल पर हैं। BCD एक स्ट्रेट लाइन है, तो BCD एक स्ट्रेट लाइन है, लिहाजा ये सेम लेवल पर है, स्ट्रेट लाइन है। और A जो है दोनों का टॉप पॉइंट है, ABC का टॉप पॉइंट भी A है, ACD का टॉप पॉइंट भी A है, लिहाजा ABC की हाइट अगर H है तो ACD की हाइट भी H ही होगी। अच्छा सर, कब से बोल रहे हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, उनकी हाइट कॉमन है, तो हमें क्या पता चलता है अगर वो दोनों की हाइट कॉमन है तो इससे फायदा क्या? तो देखिए, अगर दोनों की हाइट कॉमन है तो मैंने आपके सामने ये पूरी वर्किंग लिखी हुई है कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ACD का अगर आप रेशो निकालना चाहते हैं तो आप इनके फॉर्मूलाज लगाएं। अगर मैं कहता हूं एरिया ऑफ ABC निकालें तो आप बोलेंगे सर एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला बचपन से हमें सिखाया गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बचपन से सिखाया गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर ट्राइंगल ABC की बात करूं तो बेस क्या है? एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं तो बेस है BC और हाइट है H। तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला हाफ इंटू BC इंटू H। और ट्राइंगल ACD की बात करूं तो ट्राइंगल ACD का बेस है CD और हाइट है H। बेस है CD और हाइट है H, तो हाफ इंटू CD इंटू H। सही है, एक्चुअल फॉर्मूलाज लगा दिए। एक्चुअल फॉर्मूलाज लगाने की वजह से हुआ क्या, हाफ और हाफ कट गए, हाइट और हाइट कट गई, कॉमन हाइट थी ना, वैल्यू तो सेम थी, कट गई, हाफ और हाफ भी कॉमन थे, कट गए। तो यहां पर आया क्या कंक्लूजन कि अगर ABC और ACD के एरिया का रेशो निकालना है तो इनके बेसिस यानी कि BC और CD का रेशो निकाल लो। तो यहां पर ये कंक्लूजन ड्राइव हुआ, हाफ और H तो कट गए, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू BC अपॉन CD, और BC और CD तो बेसिस है, लिहाजा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है लेकिन उनकी हाइट कॉमन है तो द रेशियो ऑफ एरियाज विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ बेसिस, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ भी है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। और यहां भी लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस। वहां पर लेंथ का रेशियो निकालने के बाद स्क्वायर करना होता था, यहाँ स्क्वायर वाली कोई चीज नहीं है। एरियाज का रेशियो निकालना चाहते हैं तो बेसिस का रेशियो ले लें। तो लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं यहाँ BC जो है वो 5 सेंटीमीटर है और CD जो है वो 15 सेंटीमीटर है, लिहाजा अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD का रेशो चाहिए तो मैं कहता हूं इन दोनों की बेसिस का रेशो ले लेता हूं। तो इनकी बेसिस का रेशो है BC और CD का जो रेशो है वही रेशो होगा। BC अगर 5 है, CD है 15, कुछ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। एरिया 1 और एरिया 2 का जो रेशो है वो बेसिस के रेशो के बराबर है। बेसिस का रेशो 1:3 है, तो एरिया का रेशो भी 1:3 होगा। तो रेशो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशो ऑफ बेसिस। तो याद रखें, रेशो का कॉन्सेप्ट सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स के साथ नहीं आता, ऐसे ट्रायंगल्स के साथ भी आता है जिनके अगर एक्चुअल फॉर्मूलाज लगाए जाएं तो कुछ कटता है, कुछ कैंसल आउट होता है, और वो होती है इस केस में हाइट। सही है, तो यहां भी हमें कुछ समझ आ रहा है कि कैसे इस चीज को अप्लाई करना है। बात यहां तक क्लियर है? कॉमन हाइट वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। कॉपी कर लें और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट दे दें कि यस सर क्लियर है। और अगर किसी को कॉपी करने के बाद कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। फटाफट कर लें। इसके बाद कॉन्सेप्ट तो मैंने कवर कर दिया, इसके हवाले से एक छोटी सी बात और करनी है 2-3 मिनट की, जिसके बाद इंशाल्लाह क्लास एंड कर देंगे। तो बस ये कॉपी कर लें, मेन चीज़ यही है। उसके बाद इंशाल्लाह कोई सवाल नहीं है तो डन लिख दें ताकि हम आगे प्रोसीड कर जाएं और क्लास जल्द से जल्द एंड कर दें।
अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो गया, जो कि इंशाल्लाह हमें वेक्टर्स वगैरह में भी काम आएगा, क्योंकि वहाँ भी अक्सर वेक्टर्स के सवालात के साथ वो एरिया का रेशो वगैरह ज़रूर पूछता है, उसको बहुत शौक है इस चीज़ का। तो कभी वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कभी वो ट्रायंगल जो है उनकी हाइट कॉमन होती है, तो ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह जब कभी आएगा तो हम उसको वहाँ भी लिंक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब देखें एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। ये एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, अगर आप देखें तो ये एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, सही है। और इस ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम का नाम है ए बी सी डी। अच्छा, मैंने जब डायगोनल बी डी बनाया तो दो ट्राइंगल्स बन गए, और यहाँ एंगल ए 90 है, सही है। अच्छा, अब देखिएगा, ए बी डी एक ट्राइंगल है, ए डी बी एक ट्राइंगल है, और सी बी डी दूसरा ट्राइंगल है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ए डी बी और सी बी डी सिमिलर हैं? अच्छा, इसी तरह का शेप आएगा, बाज़ औक़ात वो ये भी कह सकता है ट्राइंगल सिमिलर है, वो कहेगा ए बी डी और बी सी डी सिमिलर है। अगर उसने ये फतवा जारी कर दिया ना कि ये सिमिलर है, जैसे अभी ऊपर हमने शेप देखा ए बी सी और ए सी डी, ये सिमिलर नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर बोले कि भाई एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है और एंगल ए जो है वो इस एंगल के बराबर है, कुछ इस तरह की बात कर दे, और फिर बोले कि भाई ए बी सी और ए सी डी सिमिलर है, तो अगर वो इसी शेप के ट्रायंगल को सिमिलर कहता है तो फिर हमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, a1/a2 इक्वल्स टू a1/l2 होल स्क्वायर। अभी मैंने आपके सामने जो केस रखा वो ऐसा केस है जिसमें एग्जामिनर ने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई और सिमिलर की बात नहीं की। अगर इसी शेप में सिमिलर की बात की है तो फिर तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ भी अगर इस शेप में भी सिमिलर की बात हुई है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिमिलर की बात नहीं हुई और एग्जामिनर साइलेंट है और इस तरह का डायग्राम हमारे सामने, इस तरह का ट्रेपीज हमारे सामने, और ए डी बी का और सी बी डी का एरिया का रेशो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले देखें क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो मैंने आपके सामने रखा कि भाई पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये ऑल्टर्ड एंगल्स बनते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि एंगल ए डी बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। ए डी बी वाला एंगल सी बी डी वाले एंगल के बराबर है। ऐसा क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। व्हाई? बिकॉज ए डी इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ए डी जो है बी सी से पैरेलल है, लिहाजा ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब सारे एंगल्स सेम हो। यहाँ पर एक एंगल 90 है, तो क्या सी डी बी में कोई एंगल 90 नजर आ रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई भी एंगल 90 नहीं है। तो जब एक भी एंगल डिफरेंट है इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर नहीं, तो सिमिलरिटी वाली बात हो गई खत्म। अब अगर आप देखें तो आपको एक बात हमेशा से शायद सिखाई गई हो कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? लाइंस आर ईदर इंटरसेक्टिंग और दे आर पैरेलल। एक उसूल सिखाया गया हमें कि टू लाइंस आर ईदर इंटरसेक्टिंग और इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग दे आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, वी नो दिस फैक्ट कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जब पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती इसका मतलब उनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिमेन्स सेम। जितना भी आगे चला जाए उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती। तो मैं आपसे कहूं कि अगर यहाँ इस पॉइंट पे डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो जितना आगे चले जाएं डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि यार एक पैरेलल लाइन है एडी और एक है बीसी, तो क्या एडी और बीसी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर मैं कहूं कि ए से लेकर बी तक एच है, क्योंकि ट्रायंगल एडीबी की हाइट तो एच है, तो फिर डी से लेकर सीबी तक क्या होगा? एच ही होगा ना, क्योंकि एडी पैरेलल लाइन है, सीबी दूसरी पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको नाम दे रहा हूं एच का। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स की हाइट जो है इस वक्त भी क्या है?
दोनों ट्राइंगल्स की हाइट इस केस में भी सेम है। तो अब मुझे कोई कहता है एरिया ऑफ, अच्छा ट्राइंगल सिमिलर नहीं है ना, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। चलिए मैंने कहा एरिया ऑफ एडीबी अपॉन एरिया ऑफ सीबीडी। अच्छा रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस, डायरेक्ट पिक नहीं भी होता तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हाइट कटेगी, हाफ हाफ कटेगा। आपको याद आ जाएगा कि सर ने एक बात बताई थी कि रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस। कोई नहीं कहता कि आप डायरेक्ट लगाओ, आप बैठे बैठे एग्जाम में सोच लो। यहां भी आप यही काम करें। आपने कहा यार एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी डी भी निकालना है, तो इन दोनों के एरिया का रेशियो होगा, इनका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू एडीबी का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस एडी है तो हाइट एच है, और एरिया ऑफ सीबीडी की अगर बात करूं तो बेस होगी सीबी और हाइट है एच। तो लिहाजा हाफ और हाफ कट गए, हाइट और हाइट कट गई, तो यहां बचा एडी और यहां बचा सीबी। तो कॉन्सेप्ट वही है, रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल रेशियो ऑफ बेसिस। एक का बेस है एडी और एक का बेस है सीबी। रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस, एक का बेस है एडी और एक का बेस है सीबी। लेकिन यहां पर जब ट्रेपीजियम बन रहा है तो ये बेसिस सिर्फ बेसिस नहीं है बल्कि ये पैरेलल साइड्स भी हैं। तो ये सारी बातों का पता होना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत सारी बातें बताने का शौकीन हूं तो मैं बताता रहता हूं। तो रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस वाला कॉन्सेप्ट ही जुड़ा जो ऊपर मैंने आपके सामने तस्करा किया। लेकिन यहां आप देखें अगर गौर से तो जो बेसिस है वो आपस में पैरेलल साइड्स भी तो है। लिहाजा यहां पर मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर इस तरह का ट्रेपीजियम वाला शेप कभी सामने आए, क्योंकि ये शेप्स नजर आते हैं एग्जाम में, कभी कभार नजर आते हैं, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो फिर अगर पैरेलल साइड्स वाला केस है तो रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स। कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही है, रेशियो ऑफ एरिया इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बेसिस ही पैरेलल साइड्स हैं, लिहाजा यहाँ पर हम कह रहे हैं रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स। और कॉन्सेप्ट वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कॉमन थी, हाइट हाइट कैंसिल हो गई, तो बेसिस का रेशियो बचा, और बेसिस पैरेलल साइड्स थी तो जो बेसिस का रेशियो है वही पैरेलल साइड्स का रेशियो माना जा सकता है। तो रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेसिस कह लें या रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स कह लें, दोनों बातें कही जा सकती हैं। बताएं यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात क्लियर है इंशाल्लाह? सवाल के थ्रू जब सवालात आएंगे तो इंशाल्लाह ये बात और क्लियर होगी। हर चीज जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए, समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी वैसे सुकून और तसल्ली नहीं मिलती जब तक कि सवालात हमारे सामने ना आ जाए। सवालात आएंगे इंशाल्लाह, उसको देखा जाएगा। अभी तक जितना पढ़ाया है इंशाल्लाह क्लियर होगा, क्लियर है यकीनन, तो कॉपी करें। अच्छा अब सवाल का ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सवाल हमें ट्राई करने, देखिए सवाल आप ट्राई करना चाहें ना, थोड़ा बहुत देखना चाहें तो देख लें, लेकिन सवाल में आप जब सवाल सॉल्व करेंगे आपसे हो सकता है हो भी जाए, लेकिन प्रॉपर मेथड्स क्या हैं वो मैं खुद सॉल्व करवा के बताऊंगा। आप रिकमेंडेशन ये है कि 5-6 सवाल आप ट्राई करें। अच्छा यूनिट 7 बी में एक सिमेट्री वाला एरिया भी है, एक एरिया कांग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी है, एक है सिमेट्री। सिमेट्री के जितने सवाल भी यूनिट 7 बी में होंगे आपने नहीं करने। रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर, लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, वो आपने सारे सवाल स्किप करने, और बहुत सारे सवाल आते हैं बीच में वाले, वो स्किप करने। जब सिमिलैरिटी कांग्रुएंसी क्लियर हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह एंड में सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके पास से बस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ सिमिलैरिटी एंड कांग्रुएंसी पे फोकस रखना है आपने इंशाल्लाह, सही है? तो सिमिलैरिटी एंड कांग्रुएंसी के सारे सवाल आप 2-4-5 सवाल ट्राई करें, देखें किस तरह के सवाल आते हैं और देखें आपको क्या मुश्किलात हो रही है, आपका दिमाग किस तरह काम कर रहा है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि भाई आप ट्राई करना चाहते हैं तो करें, ना करना चाहे नहीं करना चाहते मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुश्किलात होंगी, और इस टॉपिक की लर्निंग जितनी नोट्स में नहीं हुई ना उतनी उससे ज्यादा लर्निंग सवालात के थ्रू होगी। तो इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर लर्निंग और डिटेल्ड लर्निंग और अच्छी लर्निंग, पास पेपर्स की एग्जाम फोकस्ड लर्निंग, वो इंशाल्लाह पास पेपर्स के सवालात के थ्रू होगी, और उसमें मैं काफी सारी बातें बताऊंगा भी और काफी सारी बातें रीइंफोर्स भी करवाऊंगा। मैंने ये बताया था, मैंने ये बताया था, वो बातें रीइंफोर्स भी होंगी, और जो नई बातें पास पेपर्स के हवाले से वो भी इंशाल्लाह आपके सामने पेश होंगी। तो सही मानों में लर्निंग आपकी पास पेपर के साथ करवाऊंगा। तो अगर पास पेपर नहीं भी ट्राई करते कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से पास पेपर्स ट्राई करेंगे जिसमें इंशाल्लाह काफी डिटेल में गुफ्तगू होगी। कॉपी आप लोगों ने कर लिया सबने? क्लास वाइंड अप कर दे, डन लिख दे जरा फटाफट 1 मिनट के अंदर ताकि क्लास वाइंड अप कर दे।
चले ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने आज सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी को फाइनली इसकी एक्सप्लेनेशन को वाइंड अप कर दिया और सवालात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।